अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। आज सुप्रीम कोर्ट में सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन स्कैंडल की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आगाज में ही हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया कि 172 अफराद के नाम ECL पर क्यों डाल दिए गए, किसके हुक्म पर डाल दिए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला को तलब किया। 11:30 बजे समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो शहरयार आफरीदी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और एहसान सादिक जो कि JIT के सरबराह एडिशनल DG FIA वो भी सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 26 दिसंबर को ख़त लिखा गया था वफाकी हुकूमत को और ये ख़त JIT की तरफ से वफाकी हुकूमत को 26 दिसंबर को मौसूल हो गया था। 27 दिसंबर को वफाकी काबीना की मीटिंग थी और वफाकी काबीना की मीटिंग में हुकूमत ने फिर ये तय किया कि जिन 172 अफराद का नाम ECL पर डालने की JIT सिफारिश कर रही है वो नाम आज हम तय करते हैं कि उनको ECL पर डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर बरहम थी कि इस तरह की खबर से ये तासुर मिल रहा था कि शायद ये फैसला अदालत के कहने पर हुआ है, जबकि ये फैसला अदालत के कहने पर नहीं बल्कि ये एग्जेक्टिव के यानी हुकूमत के कहने पर हुआ और JIT की सिफारिश पर हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये शिकायत थी कि उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये शिकवा कर रही है कि उनकी क़यादत को मुजरिम करार देने से पहले क्यों मुजरिम कहा जा रहा है या क्यों उनका मुजरिमाना तासुर पेश किया जा रहा है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रा मैं आपको गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की क़यादत और शरीफ ख़ानदान शरीफ बरादरान के मुताल्लिक़ क्या कहा करती थी, हत्ता कि अभी उनके खिलाफ किसी भी अदालत से फैसला नहीं आया था लेकिन पीपल्स पार्टी उनको अदालत का फैसला आने से पहले ही मुजरिम करार दे रही थी। सबसे पहले आपको आसिफ अली जरदारी साहब का सुनवाते हैं कि वो क्या राय रखते थे नवाज शरीफ साहब के बारे में। पूरे पाकिस्तान को पता पड़ गया है कि मियाँ साहब की वो शक्ल नहीं है जो मियाँ साहब आज तक देते रहे हैं कि शरीफ हूँ। आज दुनिया को पता है, किसी लस्सी वाले के पास चले जाएं, किसी मज वाले के पास चले जाएं, किसी दुकान वाले के पास चले जाएं तो आपको कहेगा कि ये गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। अभी किसी भी अदालत ने नवाज शरीफ को चोर करार नहीं दिया था लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। अगर लोग आज जरदारी साहब के बारे में या उनकी बाकी पीपल्स पार्टी की क़यादत के बारे में ये बात कर रहे हैं अदालत के फैसले से पहले, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है जरदारी साहब, क्योंकि आपका अपना रवैया यही रहा था। अब एतजाज एहसन, बैरिस्टर एतजाज एहसन, इतना बड़ा नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और आईन कानून का, एतजाज एहसन साहब ने 5 मुतालबे किए थे नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक। जरा मैं चाहूंगा वो भी सुनवाया जाए। पहले मरहला ये है कि वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान की इंटरनेशनल ऑडिट हो। नंबर 2, ये फोरेंसिक ऑडिट की टीम होनी चाहिए। नंबर 3, इसके लिए ख़ास कानून बनना चाहिए। नंबर 4, उस कानून में टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो अपोजिशन की बामी रजामंदी हुकूमत और अपोजिशन की तरह बनना चाहिए। और नंबर 5, फिर ये सारा कुछ एक जुडिशल कमीशन वो इसके मामले को देखे। इंटरनेशनल ऑडिट हो, फोरेंसिक ऑडिट हो, TORs बने, लेकिन आज एतजाज एहसन साहब की क़यादत असम्बली में आकर जवाब देने को तैयार नहीं है उन इल्ज़ामात का जो JIT की तहकीकात की सूरत में उनके सामने लगे हैं। वो 5 मुतालबे कर रहे थे, लोग 1 मुतालबा कर रहे हैं और वो 1 मुतालबे का भी जवाब देने को तैयार नहीं है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किस किस्म का शेर कहा था नवाज शरीफ साहब को, अभी नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, सुनवाएं जरा। इन सर्कस के शेर का खेल खत्म करूंगा। हम पनामा लीक्स की साफ और शफाफ तहकीकात चाहते हैं। ये 10 मई 2016 को कहा था सर्कस का शेर, हालांकि वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे उस वक्त, उनको सर्कस का शेर कह रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, तो उस नवाज शरीफ की तौहीन नहीं हो रही थी जो मुल्क का वज़ीर आज़म था। लेकिन आज आसिफ अली जरदारी साहब सिर्फ एक MNA की हैसियत रखते हैं, बिलावल एक MNA की हैसियत रखते हैं, फरियाल बीबी सिर्फ एक मेंबर असम्बली की हैसियत रखती हैं। लेकिन अगर आज उनके बारे में सवाल हो रहा है तो पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी क़यादत की तौहीन और तज़लील की जा रही है। अब जरा मौला बख्श चांडियो साहब ने तो कमाल ही कर दिया था नवाज शरीफ साहब के बारे में, क्या कहा था जरा ये भी सुनवा दें। आप इख्तिलाफ करें, गालियां ना दे, आपको पनामा ने परेशान किया है तो पनामा से जान छुड़ाए, लेकिन पनामा आपको नहीं छोड़ेगा, पनामा मारेगा, पनामा नहीं छोड़ेगा आपको। आप कितना भी भागे
आप भी मौला बख्श साडियो साहब याद रखिए कि ये जेआईटी नहीं छोड़ेगी आपको। जेआईटी में सामने आने वाले इंकशाफात पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी को इन इंकशाफात का या इन तहकीकात का जवाब देना पड़ेगा, चाहे अदालत में चाहे असम्बली के अंदर। जैसे आप नवाज शरीफ को कह रहे थे कि पैनमा आपका ताकुब नहीं छोड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 10 जून 2016 को कुछ नारे लगवाए थे नवाज शरीफ साहब के हवाले से। अभी मियां साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, सुनवाएं जरा। मोदी के यार को, करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो, चोर चौकीदार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को। अब शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नारों का क्या जवाब दिया था, जरा ये भी सुनो। किस तरह जनाब वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दे दें। ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे। और बेटा अपना तो हिसाब पर लेकर लो, तुम किस करप्शन की बात करते हो? अगर एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। बिल्कुल एक करप्शन का केस नहीं, कई करप्शन के केसेस जेआईटी के सूरत में सामने आ गए। 16 रेफरेंसेस की सिफारिश की गई है। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब को भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मोहब्बत और शफकत पैदा हो रही है, जिनके बारे में वो कहते थे कि एक केस आ गया तो आप पाकिस्तान से बाहर भाग जाएंगे, मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 1 मई 2016 को आज उनके मुराद अली शाह साहब से इस्तीफा तलब किया जा रहा है, जो कि गलत हो सकता है क्योंकि अभी तक ये मामला सिर्फ तहकीकात की हद तक है। लेकिन उनसे इस्तीफा तलब किया जा रहा है। उस वक्त 1 मई 2016 को जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो बिलावल ने क्या कहा था, जरा वो सुन लें। जब तक पैनामा लीक्स के खिलाफ तहकीकात हो, आप इस्तीफा दें और आप इन इल्जामात से बरी हो जाएं तो फिर आकर वज़ीर आज़म का ओहदा संभाले। अगर मुराद अली शाह साहब से इस्तीफे का मुतालबा किया जाए तो ये तो गलत ठहरा तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन अगर बिलावल नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा उस वक्त कर रहे थे तो वो ठीक था पीपल्स पार्टी की नजर में। और आखिर में 1 मई 2016 को बिलावल का शिकवा और 1 मई 2016 को शहबाज शरीफ का जवाब शिकवा भी सुनवा दें। एक बच्चा कहता है कि जनाब वजीर आजम आप इस्तीफा दे दें। बेटा इस तरह की बात न करो, जाके देखो, झांको वो 5 साल जो आपके वालिद साहब की जो सरभाई में गुजरे हैं। अगर आपको एक वो तो दर्जनों मेगा स्कैम्स हैं, मेगा स्कैंडल्स हैं, एक भी अगर आपको सही तौर पर उसकी कहानी बता दी गई तो आप फिर चुप करके वापस आप लड़काना बैठ जाएंगे। इस तरह की बात ना करो। राइट जी, मेरे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़ियानिगार हैं। वीडियो पे शहजाद साहब आपको बहुत शुक्रिया। ऑन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर रहनुमा हैं और MD बैतुल माल पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से वीडियो लिंक पे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और राजा आमिर अब्बास साहब माहिर आईन कानून और साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी रह चुके हैं। राजा साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से। तो शहजाद चौधरी साहब, सर आपसे सवाल करता हूँ, आगाज़ करता हूँ। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की कि जी उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है। ये कुछ मुनाज़िर, कुछ पुरानी चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग शिकायत करती थी कि हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाना बशाना खड़ी थी उस मीडिया ट्रायल के। देखिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो FIA के जो वकला थे या जो भी उनके वहाँ पर लोग थे, उन्होंने इस चीज़ का क्या जवाब दिया। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ, और ये कुछ अभी नहीं, ये 2-3 दिन से मामला चल रहा है जब से ये खबर आई है इन फेक अकाउंट्स के बारे में कि पीपल्स पार्टी बहुत शोर मचा रही है कि इसको तो लीक नहीं होना था। और सुप्रीम कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ये मामला जो हैं जब तक ट्रायल हो ना जाए और कन्विक्शन ना हो, इनको किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। नैब के बारे में ये कहा गया था। लेकिन जो चीज़ मिसिंग रही आज की कम से कम प्रोसीडिंग में, जो मेरी समझ में या नज़र में नहीं आई, वो ये कि ये मामला तो 2015-2016 का है। ये असल में दोनों पार्टीज़ एक दूसरे का हिसाब बड़ा कंप्लीट और मुकम्मल रखती हैं। रहमान मलिक साहब को नवाज शरीफ साहब के बारे में और उनके फ्लैटों के बारे में ये तो 90s में पता था, ये तो 90s का पता है रहमान मलिक साहब को। और उन्होंने
फोल्डर और फाइलें तैयार कर रखी थी, लेकिन क्यों सामने नहीं आ पाता था, ये आज सवाल पूछना चाहिए उनसे। इसी तरीके से ये जो मामलात हैं, ये चौधरी निसार साहब ने तो अपने एक प्रेस के अंदर कह दिया था कि अयान अली और बिलावल भुट्टो के जो टिकट्स की पेमेंट है वो एक ही अकाउंट से हो रही है। अच्छा, अब अगर ये सब कुछ मालूम था और ये सब अवेलेबल था, तो ये किस वजह से आपस में ये खेल खेल रहे थे और क्यों उस वक्त किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा रहा था? तो ये तो जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन है, उसका जवाब तो ये बनता था आज के दौर में। बाकी अब आगे चल के जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि क्या जो पीटीआई का जो स्टांस है आज का वो मुनासिब है या नहीं मुनासिब, या ये कि पीपल्स पार्टी जो कर रही है क्या उसको ऐसे ही करना चाहिए, उनके पास चारा ही और क्या है। लेकिन बाहर सूरत देखिए, सियासी तौर पर जब ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि मैं पेट चीर के और फाड़ के पैसे निकाल लाऊंगा, या ये कि बिलावल बेटा आप इस तरह की गुफ्तगू मत कीजिए वरना लड़काना वापस चले जाएंगे। ये सब सियासी, आप इनसे बात करेंगे ये सियासी जलसों की बातें हैं, ये सियासी गुफ्तगू थी, यानी सियासी गुफ्तगू बेमकसद होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता। शहजाद साहब, और यही हमारा अलमिया रहा है। जब आप कर रहे थे सियासी गुफ्तगू नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, अभी केसेस साबित नहीं हुए थे, केसेस चल रहे थे, तहकीकात कर रही थी जीआईटी, उस वक्त तो आप हक बजानिब थे कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इस्तीफा भी मांग रहे हैं, बिल्कुल ठीक मांग रहे हैं। और हमारे टॉक शोज में आप भी मौजूद होते थे, टॉक शोज में पीपल्स पार्टी के लोग भी होते थे, और उस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो अच्छी तरह लड़ताड़ती थी मुस्लिम लीग नून को, वो मीडिया ट्रायल ठीक था। लेकिन अगर आज टीवी टॉक शोज के अंदर सवाल किया जाए पीपल्स पार्टी के बारे में, तो वो मीडिया ट्रायल बुरा है पीपल्स पार्टी को। जी एग्जैक्टली, देखिए बात यह है कि मैं इस हद तक तो एग्री करता हूँ कि मुराद अली शाह का जो इस्तीफ़ा है वो उस असेंबली को डिसाइड करना है जिसका वो वज़ीर आला है। देखिए, ये जब इस किस्म की बात हो रही होती है और ये पीटीआई हो या मीडिया हो, बहुत बेहतरीन अंदाज में इस मामले को लेके आगे चल रहा है कि हम हाईलाइट कर रहे हैं वो कमज़ोरियाँ जो किसी एक शख्स की ज़ात में मरकूज़ हैं। अब उस ज़ात का ताल्लुक एक चीफ मिनिस्टर वाली ज़ात का है। चीफ मिनिस्टर एक सूबे का, और एक बहुत ही अहम सूबे का चीफ मिनिस्टर, अगर किसी चीज़ में इल्ज़ाम है कि मुलव्वस रहा है, तो क्या उसको इल्ज़ाम पे अलहदा हो जाना चाहिए? अभी तक और असूल परस्त माशरों में तो यही होता रहा है और होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसी कोई रवायत नहीं है। अच्छा, इसलिए ये मामला आज उनकी अपनी ज़ात को देखना है और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी को देखना है। बदकिस्मती से जितना हम इसके ऊपर बहस करेंगे, पीपल्स पार्टी उतनी स्टबन बनती जाएगी, उतनी हठधर्मी दिखाती है, और फिर वो हर किस्म का वो कार्ड प्ले करना चाहती है जिससे कि मुल्क को नुकसान पहुंचने का या सिंध के सूबे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। तो पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। मेरा ख्याल है कि जो वहाँ की ऑपोजिशन असेंबली के अंदर रहते हुए जो काम कर रही है वो ज़्यादा मुनासिब रास्ता है, और लेट दिस बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स एंड द लीगल थ्रू द लीगल वेज, क्योंकि यही इसका सही इलाज है। बिल्कुल ठीक है। ये जो खबरें आज दोपहर तक आ रही थी, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने आइन की किताब उठा के कहा कि गवर्नर राज अगर लगेगा तो वो इस आइन के रूप से हो सकता है, इस आइन की किताब में दर्ज है कि उसका क्या तरीकाकार है, ये लोग अपने जहन से निकाल देंगे अगर वो जमहूरियत को डीरेल करेंगे। और जो ये था कि वफाक शायद हुकूमत तोड़ सकता है, बिलावल ने उसका आज बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। बिलावल भुट्टो साहब ने, उन्होंने कहा है कि अगर जरदारी साहब हमें इजाज़त दे दें तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, वो ज़रा सुनवा दें। अगर सदर जरदारी इजाज़त दे, हमें सदर जरदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को एक वीक में गिरा सकते हैं। उनका तो सिर्फ 6 सीट का मेजॉरिटी है वफाक में, उनका तो इससे भी छोटा मेजॉरिटी है पंजाब में। बस सदर जरदारी हमें इजाज़त दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं। जी आनबाज साहब, मरकज में शायद आपकी हुकूमत रिलेटिवली पंजाब से मजबूत हो, लेकिन पंजाब में तो बिल्कुल ही कमज़ोर हुकूमत है। आप क्यों वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ कि जो वो हरबा आप पर भी फिर बाद में आजमाएंगे? देखिए, ये अभी जिस तरह आपने पूरी एक प्लॉट दिखाया, उससे एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है कि जमहूरियत अब सिर्फ उस वक्त से खतरे में आई है जब से ये 3 पार्टी सिस्टम आया। जब तक ये 2 पार्टी सिस्टम चलता रहा, ये एक दूसरे से खेल बारियां मांगते रह गए, उस वक्त ऐसा कभी भी इशू नहीं बना कि चोर के वो चोर है, वो चोर है। ये एलिमेंट तो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है।
अब आके उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई जब उनको थर्ड पार्टी सिस्टम ने आके चैलेंज किया है। और जहां तक ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फरमा रहे थे, इस पर अगर गौर किया जाए, ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन की निशानियां हैं। आप देखें, जो हमने जो उनको एक डिमांड रखी थी वो मोरालिटी ग्राउंड रखी गई थी कि इससे पहले जो मैटर सब जुडिस हुआ और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स पास किए, उसमें आके उन लोगों ने जिन पे एलिगेशन थी, और ये खुद एक दूसरे कहते रहे, उसमें आके उनको जिस विशिष्टों बैठे थे उनको उससे आके इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसे कि आजम स्वाति साहब की केस में हुआ था, जैसे कि बाबर अवान साहब की केस में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे, हमने फौरन उसकी इज्जत रखी, और बल्कि वो दो जो शाख थे जिनकी मैं बात करता हूँ, उन्होंने खुद ही वॉलंटरली अपने उहदे से इस्तीफा दे दिया फेडरल मिनिस्टर से। यही बात हमारी गवर्नमेंट उनको कहती आई, क्योंकि एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है जी पूरे पाकिस्तान का, और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव का इल्जाम है कि एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उसने फैसिलिटेट किया है इतना बड़ा जो एक करप्शन का जो एक केस चला है उमने ग्रुप या जरदारी ग्रुप में, उसमें एज ए फाइनेंस मिनिस्टर में रह गए और उन्होंने फैसिलिटेट किया ताकि जितनी ट्रांजेक्शन समझ बैंक के थ्रू या नेशनल बैंक के थ्रू उनमें जो उसका किरदार रह गया, उस हवाले से हमने उसको पॉइंट आउट किया। क्योंकि ये शख्स इस जो मुराद अली शाह साहब है, इनका रोल इतना नेगेटिव था, तो हमने कहा कि इनको इससे अलग हो जाए ताकि जो एक शफाफियत है जो जेएटी की रिपोर्ट के हवाले से जो फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है वो जरा क्लियर हो सके और आवाम को एक्चुअली जो सच्चाई है उसका इल्म हो सके। तो इतना बड़ा तो हमने डिमांड नहीं रखी जिसके हवाले से बिलावल साहब ने इतनी सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए और नंबर गेम्स जो सख्त अल्फाज फवाद चौधरी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सख्त अल्फाज फैसल वाडा साहब अली जैदी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सख्ती नहीं है ऑन साहब। देखिए सर, सख्ती आप देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जेएटी की जो रिपोर्ट है उसमें फलाने फलाने अशखास जो है उनके जो है ना उन पर ये एलिगेशन है कि उन्होंने ये अमाउंट चोरी की है, अगर इस अल्फाज को हम पोलिटिकली तौर पर इस्तेमाल करके अवाम को बावर करा रहे हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के थ्रू या अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के थ्रू, तो ये अवाम को बावर कराने में ऐसा कौन सा इससे ज्यादा सख्त अल्फाज तो ये एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते रह गए। उस वक्त उनको कभी इतना फील नहीं हुआ। अब क्योंकि आगे थर्ड पार्टी ने आके उनको चैलेंज किया है जिसमें ये क्लियर हो चुका है कि उनकी चोरी जो क्लियर हो चुकी है, हफ्ता पहले मियां साहब के ऊपर इल्जाम साबित हो गया, उनका केस का वर्डिक्ट आ गया, जेएटी की रिपोर्ट आई जिसमें जरदारी साहब पेश नहीं हुए, 10 को उम्मीद है पेश होंगे, फर्दर इसमें चीजें और मूव करेंगी, तब ये चीजें और हीट अप होंगी। बिल्कुल आप ये देखिएगा कि ये फर्दर और हम पे इल्जाम आना शुरू होगा। हम तो सिर्फ आवाम को बावर करा रहे हैं कि ये वहां से होगा, इसके बाद जो मोरालिटी के ग्राउंड है वो हमने उनको याद करवाए हैं। जनाब इससे पहले आप एक दूसरे को इस तरह ऑलरेडी याद दहानी कराते रह गए, हमने किसी ऐसा नया काम नहीं किया जिससे इतना इंसफ नाराज हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, किसी चीफ एग्जीक्यूटिव पर इल्जाम लगे डेमोक्रेसी में तो ये मामूल की बात है कि उससे इस्तीफा मांगा जाता है, वो दे ना दे, वहाँ क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी कितनी है वो एक अलग सवाल है, लेकिन मुतालबा किया जाता है। ये मुतालबा कर रहे हैं, मुतालबा उस लिहाज से ठीक है, लेकिन ये कहें कि हम पूरी हुकूमत को गिरा के और अपनी हुकूमत बनाएं, जबकि 99 सीट्स पीपल्स पार्टी के पास है और सारी ऑपोजिशन को अगर मिला भी दिया जाए सिंध में तो 68 सीट्स हैं, वो लार्जेस्ट पार्टी है। क्या ये मुनासिब है कि आप उनकी सारी हुकूमत गिरा के और अपनी हुकूमत बनाना चाहें? मेरा बात, सबसे पहले आपने कहा कि किसी चीफ एग्जीक्यूटिव पे अगर इल्ज़ाम लगे, किसी एग्जीक्यूटिव पे इल्ज़ाम लगे, किसी चीफ एग्जीक्यूटिव जो इस मुल्क के रह चुके हैं 3 दफ़ा, उस पे इल्ज़ाम के बाद साबित हो जाए, किसी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लग जाएं, तो फिर बात ये मीडिया पे भी होती है, फिर बात अवाम भी करती है, क्योंकि वो सोचती है कि ये जिनको हम अपने लीडर साहिबान बनाते हैं, ये जिनको हम चीफ एग्जीक्यूटिव, इतना बड़ा लफ्ज़ है मुल्क का और सूबे का बना देते हैं, और इन पे जब इस किस्म के इल्ज़ामात आते हैं, जब इनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं, तो फिर इसमें अवाम बोलेगी, अवाम इस पे मीडिया भी बात करेगा कि ये फैक्ट्स हैं, कि ये वो फैक्ट्स हैं कि जो लोगों को पता चलने चाहिए कि जनाब ये हैं वो हुक्मरान और ये हैं उनकी क्वालिटी, ये है वो ज़राए जी। तो ये वो बात आ गई। अब जहाँ तक रह गई बात कि जी पीटीआई की जो ओवर एक्साइटमेंट हमें नज़र आ रही है, ये मेरी तो समझ में से बाहर है कि ये क्यों इस किस्म का काम कर रहे हैं कि 99 ये सारे मिल भी जाते हैं तो ये 60 समथिंग बनते हैं, 68 में से 3 आप निकाल दें, तहरीके लब्बैक वो इनके साथ नहीं होगी, exactly. और एक एमएमए वो भी साथ नहीं होती, ये 64 है। और उसके अलावा इतनी किसने ये कानूनी मशवरा दे दिया कि जनाब वो 20-25 वहां से टूट के अगर आ जाएंगे तो हम शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकते हैं। कतहन ऐसे नहीं हो सकता। कानून में ऐसे है कि अगर आप 20-25 अफराद टूटते भी हैं फिर भी वो अपने पार्लियामेंट्री लीडर के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। अगर वो देंगे तो ये डिफेक्शन क्लॉज से हिट होगा और उनकी रुकनीयत इस पे डायरेक्टली मुअत्तल हो जाएगी। नंबर 2, ये बात करें आर्टिकल 234 की और कि जी गवर्नर राज की बात करें,
अमीर अब्बास गवर्नर राज लगाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड्स चाहिए, जिसमें है कि वो तो हो जाएंगी अगर जरदारी साहब की गिरफ्तारी हो, इस तरह के हालात नहीं, ये नहीं है वो हालात, प्रोवोकेशन हो जाए, ये वो हालात नहीं है। उसमें बड़ी बात है कि फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा होगी, इकोनॉमी चल नहीं रही, लॉ एंड ऑर्डर की उस लेवल पे सिचुएशन आ चुकी है, तब जाके कोई जवाज बनता है कि आप गवर्नर राज की तरफ जाइए। तो मैं नहीं समझता, वो तो जैसे कहा शहरी रहमान साहब ने कि अगर पकड़ा गया तो दमादम मस्कल तो हमने जब मियां साहब और उनकी बेटी जो उनसी लाहौर जब आई थी, वो उस वक्त भी यही अंदाजा था। लेकिन अवाम के शऊर का लेवल अब इस हद तक बढ़ चुका है कि यकीनन अगर वो ये देखते हैं कि कोई शख्स अगर करप्शन में गिरफ्तार होता है, अगर कोई शख्स मनी लॉन्ड्रिंग में, अगर कोई शख्स अरबों के अकाउंट्स में या खरबों की बैरून मुल्क जायदादों में अगर कोई अरेस्ट होता है, तो मैं नहीं समझता कोई लॉ एंड ऑर्डर लोग बाहर निकलेंगे उसके लिए। और इट्स टू प्रीमेच्योर हिप्नोसिस बड़ी खतरनाक चीज है। इस किस्म की बातें करना, ये जो हिप्नोसिस है ना, ये जो हिप्नोटाइज किया हुआ होता है हुक्मरानों ने वोटर्स को, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये असल में ये हिप्नोसिस लोगों को निकाल देता है बाहर। हाँ, लेकिन अब वो हिप्नोटाइज के साथ साथ ये भी पूछेंगे कि जी ये कुल्फे वाले का अकाउंट किसका था, वो ओमनी ग्रुप का भी वो पूछेंगे। एक ब्रेक जी, एक ब्रेक से वापस आते हैं। 63A सब क्लॉज बी, सब क्लॉज 2 या 1 की इन्होंने बात की है, वो भी जरा ब्रेक से वापसी पे आपके और मेहमानों के सामने रखते हैं कि जिसके तहत अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं तो जो उस फॉरवर्ड ब्लॉक की कश्ती में सवार होगा वो खुद डूब जाएगा। ब्रेक से वापसी पे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहजाद चौधरी साहब, कुछ नाम है सर जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो एब्सकॉन्डर हैं, मुल्क से बाहर चले गए, जो वापस नहीं आ रहे। हुसैन हक्कानी साहब को लाने की बड़ी कोशिश की जा रही है लेकिन वो वापस नहीं आ रहे हैं। शौकत अजीज़ साहब भी कुछ केसेस में, उनसे भी इदारों ने जवाब तलब करना है लेकिन शौकत अजीज़ वापस नहीं आ रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, काफ़ी अरसे से उनको वापस लाने की बात हो रही है लेकिन वो वापस नहीं आ रहे हैं। फिर हसन नवाज़ हैं, हुसैन नवाज़ हैं, इनको तो बाकायदा तौर पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद एब्सकॉन्डर करार दे दिया गया है। इसहाक डार साहब एब्सकॉन्डर हो चुके हुए हैं। अली इमरान जो दामाद हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो मुल्क से बाहर भाग गए हैं। सुलेमान शहबाज साहबजादे हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो मुल्क से बाहर भाग गए, वो वापस नहीं आ रहे हैं। तो आज भी जो JIT के हेड हैं एहसान सादिक साहब, उन्होंने अदालत के सामने रखा कि हमारा कोई बोनाफाइड इंटेंशन, हमारी कोई गलत नीयत नहीं थी ये सारे नाम जो है वो रखने के लिए ACL में, क्योंकि इन सब का कहीं ना कहीं नेक्सस है इस सारे स्कैम के अंदर, और ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद है कि लोग मुल्क से भाग गए बाहर और वापस नहीं आए। तो जो लोग बाहर चले जाते हैं फिर उनको जितनी एनर्जी स्टेट को उनको वापस लाने पे लगती है, व्हाई नॉट उनको यहीं पे रोक लिया जाए ACL की सूरत में। आप ही क्या राय है इस पे सर? जी, आई फुली एग्री। आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा, और हमारा रिकॉर्ड पाकिस्तान का बदकिस्मती से इन मामलात में बहुत ही ख़राब है, और पाकिस्तानीज़ आर नोन कि वो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ लेके बाहर चले जाते हैं मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर होते हुए, और फिर वापस नहीं आते। और इस तरह की और बहुत सी मिसालें, आपने जनरल मुशर्रफ का जिक्र किया और बाकी लोगों का, शौकत अजीज़ का जिक्र किया, इसी तरीके से और लोग हैं, सबका जिक्र आपने किया। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है रियासत को और स्टेट के इदारों को ये बिल्कुल ये हक पहुँचता है कि वो एंटिसिपेट करते हुए कि ये इतना बड़ा स्कैम जो है, कम से कम इल्ज़ाम की हद तक फ़िलहाल इतना बड़ा स्कैम जो है, जिसके कुछ प्राइमा फेसाए ये ऐसे नज़र आ रहे हैं, ऐसे इशारे कि शायद इसमें कुछ बल्कि काफ़ी ज़्यादा जान हो, तो फिर उस सूरत में और ये ख़तरा हो कि ये लोग बाहर चले जाएंगे। आपको पता है कि सिंध की जेल से शाहरुख जतोई किस तरीके से भाग के बाहर चला गया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं सिंध की बात इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मामला वहाँ पे हुआ और ना कहीं से भी पाकिस्तान के हो सकता है। मंजूर काका, शहजाद साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, मंजूर काका जिसका नाम JIT में है वो भागा हुआ है। उवैस मुजफ्फर टप्पी जो जरदारी साहब के बड़े करीबी अजीज हैं, वो मुल्क से भागे हुए, कहा जाता है शायद मुंह बोला बेटे हैं वो जरदारी साहब के, ये भाई हैं उनके, वो बाहर भागे हुए हैं। कई लोग भागे हुए हैं सिंध से अभी भी। इसलिए भाई, हाँ, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी था मेरा ख्याल, और बहुत ही एहसन कदम था कि कम से कम एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। देखिए हमारे यहाँ मसला क्या है कि इल्ज़ामात निकलते हैं, उठते हैं, कभी कोई
नेकलेस की बात होती है, कभी कुछ शैटोज़ की बात होती है, कभी अपार्टमेंट्स की और फ्लैट्स की कहाँ पे बातें हो रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो मामला फिर बाद में ठप हो जाता है क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो कम से कम इस मामले में जिसके अंदर के बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, ऐसे मामले में जिसमें तकरीबन पाकिस्तान का एक्चुअली पब्लिक मनी बेइंतहा लूटी गई है, अगर ये सच ऐसा है और इतने अरबों के तौर पे लूटी गई है, इतने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के ऊपर से लूटा गया है सिंध का पैसा और पाकिस्तान का पैसा, तो उस सूरत में फिर कम से कम इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि बाद में आके लोग सियासी शहीद बन के अपने आप को ये ना कह सकें कि जी देखिए हमारे खिलाफ कुछ साबित तो नहीं हो पाया। और हमारी सियासत की ये कहानी बार बार रिपीट होती है, हम गलतियां करते हैं वहां पर जहां पर कि देखिए आज पीपल्स पार्टी या सिंध के अंदर से जो आवाज़ें निकल रही हैं, पीपल्स पार्टी की आवाज़ है, सिंध की आवाज़ नहीं है, पीपल्स पार्टी की आवाज़ क्या है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, 18वीं तरमीम का मसला है, फलाना है। जो जब आप उन पर जोर डालेंगे यहाँ बैठ के इस्लामाबाद में या कहीं से भी, जो मैंने कहा कि असेंबली के अंदर, सिंध असेंबली के अंदर खुर्रम शेर जमान अगर कोई बात करता है उसका हक है, लेकिन यहाँ बैठ के गवर्नर रूल की बात करना, फलाने की बात करना, गड़ गिरा देंगे, ये कर देंगे, और वो खुदा का वास्ता है, डोंट गिव देम अ रीज़न। उनको वजह दे रहे हैं आप अपने इश्ताल को दिखाने की और उसको इंतहा पे ले जाने की और इस मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी फैलाने की। जहाँ आपको आइन और कानून ने रास्ते दिए हुए हैं, और ये वो मामला हैं जहाँ पर रास्ते दिए हुए हैं, उसको इश्ताल और इस किस्म की इंतशार में ले जाना बिल्कुल ही गलत होगा। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त जो कि फेडरेशन में बैठी है टॉप पे, उनको बहुत सेंसिबली हैंडल करना है। जैसा मैंने पहले कहा, कानून को अपना रास्ता लेने दें। बिल्कुल कानून के इस वक्त ECL में डाल दिया आपने, कहीं बाहर जा नहीं सकते, कानून रास्ता लेगा, हर चीज़ खुल के सामने आ जाएगी, और अगर कोई जुर्म साबित होता है तो फिर मुजरिम को उसकी सजा मिलेगी। बिल्कुल सही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज फरमाया कि जी इमरान खान साहब को सियासत तो दूर की बात, इमरान खान साहब को गिनती तक नहीं आती है। जरा सुनवा दें जी बिलावल साहब ने क्या फरमाया। गवर्नर राज की भी बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, तो क्या समझते हैं आप इस बारे में? क्या सिंध हुकूमत को तहलील कर दिया जाएगा कि गवर्नर राज? मैं समझता हूँ कि सियासत तो ऑब्वियसली उनको नहीं आता, लेकिन वो गिन भी नहीं सकते। ओके, उनको मैथ भी नहीं आता है। मेरे पास सिंध में 99 सीट्स है सिंध असेंबली में, उनको मेरा तकरीबन 49 MPAs को तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज 18th अमेंडमेंट के बाद CM के वोट पे, फाइनेंस बिल के वोट पे, आपको अगर आपने पार्टी पॉलिसी से के खिलाफ वर्जी करना है तो आपको 50% से ज़्यादा MPAs चाहिए। तो ये ख्वाब उनका कभी भी हकीकत में नहीं बदलेगा। जी अब्बास साहब, बड़ी सादा सी कैलकुलेशन है कि इतने गवर्नमेंट के लोग हैं, इतने ऑपोजिशन के लोग हैं, और आप किसी भी तरह से ना तो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट ला सकते हैं। गवर्नर राज जो है वो भी बड़ा मुश्किल है, वो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो आप फुलफिल होंगी तो गवर्नर राज लग सकता है। तो फिर ये बेपरखी क्यों उड़ा रही है तहरीक इंसाफ के हम हुकूमत चेंज कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे सिंध में? अमीर साहब, गवर्नर राज की जो बात हुई थी ना, वो कोई पार्टी पॉलिसी का नहीं था। कुछ हमारी पार्टी के लोगों ने ऐसा कहा था, लेकिन जो असल जो प्लान था, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो मोरालिटी ग्राउंड पे था। आप ये देखिए कि इससे पहले पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट रही है, इन्होंने स्टेट इंस्टीट्यूशंस का इतना बेदरेक तरीके से मिसयूज़ किया है। अगर आपकी थोड़ी मेमोरी से आप रिकॉल करें तो स्विट्ज़रलैंड में जब इनके केसेस बंद हो रहे थे तो चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा था कि इनके जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के गिलानी साहब को कि आप लेटर लिखें। बावजह इतनी दफ़ा इंसिस्ट करने के बावजूद उन्होंने लेटर लिखा था, बल्कि जो लंदन में हमारे उस वक्त सफ़ीर होते थे, आपको शायद वो याद हो, एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें वो एक वैगन में से ना फाइलें उठा के लेके जा रहे थे। इसी तरह जब नेशनल बैंक और समिट बैंक की बात होती थी तो हमने कहा जी, नेशनल बैंक और समिट बैंक की जब बात हो रही थी तो इन्होंने जब अकाउंट्स खुलाए, बेनामी अकाउंट्स, तो नेशनल बैंक की तमाम जो चीफ एग्जीक्यूटिव था या वहाँ की जो वहाँ की मैनेजमेंट थी, उसको इन्होंने इस्तेमाल करके वो जो अपने फंड्स थे, जो ओमनी ग्रुप के जो ऑफशोर मनी यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि सिंध के अंदर इन्होंने स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को और उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अपनी जो वो प्लंडर्ड मनी है उसको छुपाया जा सके।
इस बेस पे तहरीक इंसाफ और हमारी गवर्नमेंट ने ये मुतालबा रखा था कि जब तक ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये स्टेट को इस्तेमाल ना कर सकें और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वहां का जो चीफ मिनिस्टर है वो उस ओहदे से अलहदा हो जाए। इसमें नंबर गेम के हवाले से बात नहीं, ये बात जरूर हुई थी कि हमारे साथ बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोग कांटेक्ट में हैं, वो अपनी गवर्नमेंट से नाला हैं, वो पार्टी स्विच करना चाहते हैं, लेकिन ये बात हमने कभी नहीं की कि हम उनको इंकरेज करेंगे कि वो आके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं और इनको गिराने। हमने सिर्फ ये कहा था कि लोग उनसे नाला हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव को उस चीज से अलहदा हो जाना चाहिए ताकि एक बड़ी क्लियर इन्वेस्टिगेशन हो सके। अदरवाइज हम इस तरह का काम करने में कभी भी हमारी, आज भी आपने देखा होगा फवाद चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ही मेड इट वेरी क्लियर कि हमारा कोई इस तरह की इंटेंशन नहीं है कि हम इनकी गवर्नमेंट को गिराएं, बल्कि हम तो चाहते हैं डेमोक्रेसी जो है प्रिवेल करे, लेकिन ये अपनी अथॉरिटी को मिसयूज ना कर सके। उस सिलसिले में मोरालिटी सिर्फ इनको याद कराई है, अदरवाइज मॉरल मैं भी जरा याद करवा देता हूं जी। आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी इन हाउस 63A सब क्लॉज B votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to दो चीजें, election of the prime minister or the chief minister or a vote of confidence or a vote of no confidence, he may be declared in writing by the party head to have defected from the political party and the party head may forward a copy of the declaration to the presiding officer and the chief election commissioner। राजा साहब ये बन सकता है सर? नहीं हो सकता। मैंने तो प्रोग्राम के पहले इससे मैं इसी चीज़ की तरफ इशारा किया था कि डिफेक्शन क्लॉज के तहत जो बंदा कोई कोशिश करेगा वो खुद भी इससे फारिग होगा इस सीट से। तो ये बात जोन सी है, एक चीज़ हो सकती है कि अगर पीपल्स पार्टी में इतना प्रेशर बनता है कि जी इन हाउस वो कोई अपनी चेंज ले आएँ, इन हाउस वो कह दें कि जी ठीक है हम एक की जगह बी को सीएम बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने नासिर हुसैन शाह साहब का नाम सामने आ रहा था कि शायद उनको बना दिया जाए। दिस कुड ऑफ द पॉसिबिलिटीज के अगर आप इन हाउस किसी किस्म की चेंज आ जाती है, क्योंकि इसमें अब हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आगे चल के देखनी है कि जी अरेस्ट कैसे होते हैं, अरेस्ट का कौन सा वक्त FIA उस पर आती है, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस हैं उसमें फिर चेयरमैन नैब की तरह सवाबदीदी इख्तियारात नहीं है कि जब चाहा जिस वक्त चाहा अरेस्ट कर लिया। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपकी FIR कट गई तो द वेरी सेम डे, जैसे कि जरदारी साहब और अदी फरियाल तारपुर ने ऑलरेडी एक केस FIR में जमानत ले रखी है, तो फिर अरेस्ट होते हुए, और अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स काफ़ी और सिटिंग मिनिस्टर्स अरेस्ट होकर अंदर चले जाते हैं, चाहे CM हो, तो फिर देखिए प्रोडक्शन ऑर्डर पे आप असेंबली का इजलास में शिरकत तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव हों या किसी मिनिस्ट्री को चला रहे हों तो फिर जेल के अंदर से ना मिनिस्ट्रियां चलाई जा सकती हैं ना सूबे चलेगी। बिल्कुल, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इनको देखना पड़ेगा आगे जाके। अदरवाइज सिंध के जो बात हो रही है कि जी ये सिंध के साथ कोई खेल खेला जा रहा है, ये आम मेरे बात समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खामखा इस चीज़ को सिंध के साथ यही चीज़ पंजाब में हुई ना, लेकिन कोई ऐसा कार्ड नहीं पंजाब चला। चल सका। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के हद तक, या अगर वहां पे ये होगा, इवन पीपल्स पार्टी में भी देखेंगे कि शायद कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे कि वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें JIT ने, और ये जो बात हो रही है ना ECL पे डालने की, ECL पे डालने से पहले गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि किस शख्स का क्या क्वांटम ऑफ ऑफेंस है। एक शख्स अगर उसने खाली एक फाइल इधर से उधर ले गया है और उसको भी आपने ECL पे डाल दिया, और एक तो शायद ऐसा भी है जिसकी डेथ हुई है उसे भी ECL पे डाल दिया। और बिलावल भुट्टो साहब, मैं समझता हूं कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है बज़ाहिर वो इस नवीयत की नजर नहीं आ रही कि आपने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन तमाम एक जनरलाइज्ड ऑर्डर कर दिया। इसको जरूर रिविजिट करना, इसी को अब रिव्यू करेगी कैबिनेट। और आपको पहले कहा गया था अदालत की तरफ से, लेकिन वज़ीर आज़म तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं, और अब जैसे ही वो वापस आएंगे तो उस वक्त कैबिनेट की मीटिंग में फिर इसको रिव्यू किया जाएगा। अगर इस दौरान कायम अली शाह साहब को कहीं, मुराद अली शाह साहब को अगर कहीं जाना है गैर मुल्की दौरे पर, तो उसके लिए चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि वो हमसे दरख्वास्त कर सकते हैं और हम उनको उसका इजाज़तनामा जो है वो शायद दे दें। एक ब्रेक से आपसे भी बात करते हैं। आज साल का आखिरी दिन, कल साल का पहला दिन।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। 2018 आज खत्म हो चुका है और ये साल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे कितना भारी रहा। मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो पनामा से उठने वाली चिंगारी ने तकरीबन सब कुछ जलाकर राख और खाक कर दिया। और मार्च 2018 में शहबाज शरीफ साहब के जो दस्तेराज थे, साबिक DG LDA आज चीमा, वो गिरफ्तार हुए। नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, खुद शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, ख्वाजा साद रफ़ीक गिरफ्तार हुए। मुस्लिम लीग नून से 10 साल का इक़्तिदार पंजाब में छिन गया, मरकज़ में छिन गया, बलूचिस्तान में छिन गया। अक्टूबर इस साल सेनेट में 2 नशिस्तें कम हो गई मुस्लिम लीग नून की। बेगम कुलसूम नवाज साहबा तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गई। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की जो औलादें हैं उन पर अदालती और नैब केसेस, उनके बच्चे अदालती मफरूर करार पा चुके हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के ऊपर अगर हम बात करें तो ये साल कितना भारी रहा। पीपल्स पार्टी एक बार फिर मरकज़ में हुकूमत बनाने में नाकाम रही। बलूचिस्तान में 0 नशिस्तें हासिल की, माशाल्लाह ज़बरदस्त कामयाबी। पंजाब असम्बली में बमुश्किल 7 नशिस्तें, जिनमें से एक नशिस्त जो है वो रिजर्व सीट है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 53 सीटें। बहुत सी नामवर शख्सियात पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई। जरदारी साहब की जो मुफाहमती सियासत थी उसने नुकसान पहुँचाया एक बार फिर पीपल्स पार्टी को। और जाते जाते साल जो है वो सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की सूरत में पीपल्स पार्टी के माथे पर एक और बदनुमा दाग लगाकर जा रहा है। जी शहजाद चौधरी साहब, दोनों जमातें आपके कटहरे में हैं सर। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान भर के लिए ये 2018 का साल बहुत मुश्किल रहा है, सियासी तौर पर, माशी तौर पर। देखिए सियासत में जब इंतशार होता है तो तमाम सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है, हमारे बाकी इदारों को इफ़ेक्ट करता है। आपने देखा हमारे इदारों का हाल क्या है। ये तो खुशकिस्मती है हमारी कि हम इतने मुश्किल दौर से गुजरे हैं और कुछ इदारे ऐसे हैं, जुडिशरी फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत स्ट्रांगली इमर्ज हुई है। फ़ौज तो चलें किसी न किसी हद तक स्ट्रॉन्ग थी ही थी। मेरा हाल है इन चीज़ों ने पाकिस्तान का भरम कायम रखा है और पाकिस्तान के माशरे को एक उम्मीद की किरण भी दिलाई है। लेकिन माशी तौर पर और सियासी तौर पर हम बिल्कुल ही एक तरह से हिल गए थे। लेकिन उसके बावजूद, और मैं ये कहता हूँ कि 2018 अगर हमने सह लिया है तो 2019 में, जो कि एक उम्मीद का साल, में कहता हूँ कि सियासी तौर पर उम्मीद बेहतर होनी चाहिए। फिर जो आपको लीगल इस वक्त मसाइल हैं जो कि 2018 में आए, इनका कोई ना कोई रास्ता इख्तियार होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक नई लीडरशिप का ज़हूर इजहार होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये सब की सब चीज़ें वो हैं जो कि आपको एक बेहतर उम्मीद की तरफ लेके जाती हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये लोग वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो कि इनके वालिदैन और इनके बड़ों ने दोहराई थी। और दूसरा, मेरा ख्याल है कि माशी तौर पर मुश्किलात वही रहेंगी, लेकिन जैसा मैं कह रहा था, अगर 2018 सह लिया तो 2019 भी इंशाल्लाह निकल जाएगा। लेकिन देयर विल ऑलवेज बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। 2019 में आपको चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी माशी तौर पर भी, कि उसके अंदर एक उम्मीद की किरण ज़रूर रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद का साल है 2019। 2018 बहुत मुश्किल साल था, वो अल्लाह की मेहरबानी से गुजर गया और हम अपने तौर पे कायम हैं और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं इन तमाम मुश्किलात को जो हमारे लिए चैलेंजेस का रूप देने जा रहा है। ज़बरदस्त। राजा आमिर अब्बास साहब, अगर मैं अदलिया के हवाले से कहूँ तो क्या ये गलत तो नहीं होगा कि ये 2018 का साल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का साल रहा? उन्होंने बहुत सारे ऐसे इशूज़ को जिनको आज तक ना अदलिया ने सेंसिटाइज किया, ना पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने किया, ना मुकन्नन ने किया। साफ़ पानी का मसला हो, साफ़ हवा का मसला हो, साफ़ खुराक का मसला हो, अस्पतालों का मसला हो, स्कूलों का मसला हो, डैम का मसला हो, पानी के बहरान का मसला हो, इन सब को सेंसिटाइज किया चीफ जस्टिस साहब। बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी और साकिब निसार साहब ने वाकई ही एक इसको, वो जो उन्होंने कहा कि ये जो हम गार्डियन हैं किसके, इनके फंडामेंटल राइट्स के, और फंडामेंटल राइट्स की जहाँ भी किसी किस्म की कोई उसमें कोई भी रुकावट हुई तो हम फिर अपनी लीगल ड्यूटी करेंगे। लेकिन साकिब निसार साहब के साथ साथ वो 5 रुकनी पनामा वाला बेंच भी काबिल तहसीन है। 2 चीफ जस्टिस आ रहे हैं। उसके बाद एक और बेंच था, उसने भी लैंडमार्क जजमेंट दी, वो था इजाज अफजल साहब जो अब रिटायर हो गए हैं। उन्होंने जो बहरिया टाउन में एक लैंडमार्क जजमेंट्स दी हैं, तो अदलिया ने वो स्ट्रॉन्ग फैसले किए हैं जिसने यकीनन वो जिसको हम कहते हैं ना कि असल जो ब्लूप्रिंट बना है वो इन्हीं जजमेंट से पाकिस्तान का बना कि इस मुल्क ने अब टेक ऑफ करना है। और मुझे आने वाले चीफ जस्टिस खोसा साहब की वो बात याद है कि ये जो हमारी जजमेंट्स हैं ये आने वाली डिकेड्स तक याद रखी जाएंगी। और हमने जो अपने फैसले किए हैं, हमने इन फैसलों को किसी ब्लाइंड एली, किसी अंधी गली में धक्का देके ख़त्म नहीं कर देना, हमने इसको परसू करना है। और अल्टीमेटली, क्योंकि ऑल इज गुड दैट बिगिंस, वो होता है, लेकिन इसको जब अमली जामा जब तक
अल्टीमेट इसी सुप्रीम कोर्ट ने पहचाना है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली जस्टिस जोन सा है वो जब होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम 184(3) के साथ एक अल्टीमेट जस्टिस भी करना है, तो बहुत खुशाइंदा है 2019 IC के एक जो चीफ जस्टिस साहब की भी उसमें तब्दीली हो रही है, और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनकी एक किताब है जिसमें है, उसका नाम है विद पैशन कुछ समथिंग ऐसे, बहुत इंपॉर्टेंट वो किताब है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से ये जो कानून है उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और वो यकीनन इस अदलिया को भी दुरुस्त करेंगे जो अदलिया के सईद खान खोसा क्रिमिनल लॉ के ऊपर अथॉरिटी एग्जैक्टली नो मैच उनका, और उन्होंने जितना बैकलॉग क्लियर किया है, हजारों केसेस, तमाम ऑलमोस्ट जी तमाम केसेस उन्होंने खत्म कर दिए हैं, और उनके तवज्जो अपनी अदलिया की तरफ भी जरूर होगी। बिल्कुल। ऑन अब्बास साहब, सर ये 3 अशार आपकी नजर रखता हूं, चूंकि ये जो गुज़श्ता साल थे वो तो आप कहते हैं मुकमुका की नजर थे, चूंकि आप लोगों का नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से था। नतीजा फिर वही होगा, सुना है चाल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा, बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसे को। यानी 2018, 19, 20 ये हिंसे तो बदल रहे हैं, बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसे को, महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा, चलो हम मान लेते हैं महीना 60 सालों का, चलो हम मान लेते हैं महीना 60 सालों का, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। ऑन अब्बास साहब, वो अकाउंटेबल होगा सर। पहली दफा आप कोई भी सिंध कार्ड, पंजाब कार्ड, पख्तून कार्ड, बलोची कार्ड या किसी भी किस्म का कार्ड खेलने की पोजीशन में यहाँ पे कोई भी नहीं रह चुका। जो भी होगा अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे होगा। आप देखो मियां साहब की अरेस्ट के हवाले से कोई चीज नहीं, सिंधी कार्ड के हवाले से कोई प्रेशर नहीं है। अब जो भी चीजें आगे चलेंगी सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बेस पे चलेंगी। एंड आई एम श्योर कि जिस किस्म के अब हम हुकूमत को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट है, आप देखिए इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से जो अंदर दाखिला के अमूर है, फॉरेन ऑफिस के हवाले से या वो जुडिशरी के हवाले से, हर चीज अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रही है। 2 महीने पहले जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई पाकिस्तान में, हर बंदे ने अपना अपने प्लान इस रोल प्ले किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कह सकते हैं कि मुल्क उस राह पे गामजन हो चुका है जिसकी तरक्की का ख्वाब यकीनन कायदान जरूर देखा था। और हर बंदा जिस किस्म के इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में इलेक्शन हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और पंजाब में हमारी गवर्नमेंट आई, के में हमारी गवर्नमेंट है, फेडरल में रूल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में एक गवर्नमेंट आई है। तो नतीजे हम देख सकते हैं कि अब इंस्टीट्यूशन जो है ना वो स्ट्रांग हो रहे हैं, शख्सियात की कमजोर हो जाएगी। एंड आई एम अश्योर यू सर कि आने वाले सालों में और भी चीजें जो बेहतर इसलिए हो जाएंगी, शख्सियात का रोल बहुत छोटा हो जाएगा, और जो पोलिटिकल पार्टीज हैं जो इंशाल्लाह जो साल गुजर गए इस मुल्क के और इस कौम के, वो साल पीपीटी, नून लीग, ज़ियाउल हक, अयूब खान, याहिया खान के नामों से याद रखे जाते हैं, और जो साल कल से शुरू हो रहा है ये अब इमरान खान के नाम से याद रखा जाएगा। लेकिन अब ये फैसला इमरान खान ने करना है कि ये जो साल उनके नाम से याद रखा जाएगा वो ये कौम अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेगी या बुरे लफ्ज़ों में याद रखेगी। आपसे मुलाकात होगी कल नए साल के साथ। देखते रहिएगा तब्दीली।